हेलो स्टूडेंट्स, 10 मिनट्स 10 MCQs की सीरीज़ में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या MCQs हैं आपके इंडियन पॉलिटी के, वो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ इससे रिलेटेड, आप वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है 10 मिनट्स 10 MCQs इन 10 मिनट्स इंडियन पॉलिटी के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करें। आज देखें, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से 42 क्वेश्चन तक मैं यहाँ पर आपको कर चुकी हूँ डिस्क्राइब इससे प्रीवियस वीडियोज़ में। तो देखिए 43 क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की पावर के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है ना, इसकी जो पावर है ये पार्लियामेंट के पास नहीं है। ये कह रहा है पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है ये उससे आउटसाइड है, यानी कि पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकती। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमें बिल्कुल पता है। बेसिक स्ट्रक्चर तो पावर में आती नहीं है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट और केशवानंद भारती केस में इस चीज़ को अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा चुका है। इट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको एक्सरसाइज किया जा सकते हैं या बदला जा सकता है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। इट फॉल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स के अंतर्गत आता है। ये बताओ, नहीं आता पार्लियामेंट की पावर के अंतर्गत। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या है इसका? सी, 1 ओनली। आंसर नंबर सी, 1 ओनली। इसके बाद हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज मीन्ड बाई रूल ऑफ लॉ। आप रूल ऑफ लॉ से क्या समझते हैं? कानून का नियम, जो रूल ऑफ लॉ है उससे क्या? देखिए, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। सभी के लिए एक ही एक्ट और सभी के लिए एक ही लॉ है, अलग अलग नहीं है। एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है, ऐसे लॉ नहीं है। तो आंसर तो आपका यही सही है, पर हम एक बार और भी दूसरे आंसर्स पढ़ लेते हैं। वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन स्टेट फॉर ऑल। वन स्टेट सभी के लिए, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। वन स्टेट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। एक स्टेट सभी के लिए और एक जुडिशरी सबके लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए, सबके स्टेट अलग अलग हैं, बस लॉ सबके एक ही हैं। ऑल एक्ट्स फॉर वन एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, कि एक के लिए तो सारे एक्ट हैं, लेकिन जो एक जुडिशरी है वो सभी के लिए है। कानून जो एक है वो सबके लिए, ऐसा भी नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। आंसर नंबर क्या है? ए, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। और ये बीपीएससी में आपके 2020 में पूछा गया था। इसके बाद देखेंगे, गिवन बिलो आर टू सेंटेंसेज। नीचे दो सेंटेंस दिए गए हैं, एसर्शन और रीजन वाले, और ये बहुत ज़्यादा आते हैं। इसकी मैं आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ। वैसे जब आप एसर्शन को पढ़ें तो एसर्शन को पढ़ने के तुरंत बाद आप यहाँ पर बिकॉज लगा दें। जब आप यहाँ बिकॉज लगाएंगे ना, क्योंकि लगाएंगे, कि ये जो स्टेटमेंट पढ़े, बाकी क्योंकि ऐसा हुआ। अगर वो क्योंकि में फिट नहीं बैठता तो दोनों तो हो नहीं सकते कि ए इज सही और आर इज सही और बोथ द एक्सप्लेनेशन इज ट्रू। ऐसा नहीं होगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कोई और स्टेटमेंट। तो या तो इनको अलग अलग पढ़ें और दोनों सही हैं, तो आप बता सकते हैं कि ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर द एसर्शन है। ये भी दे सकते हैं। एक इनमें गलत होगा तो भी आपका सिंपली आंसर निकल जाएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे, देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था ये, कि जो नेचर होता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, उसका जो एलिमेंट है वो है कंटिन्यूटी और चेंज की। लगातार नेचर है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का कि वो कंटिन्यूटी भी बनाए रखता है और उसमें चेंज भी टाइम टू टाइम होता रहता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो ये सही है ना, कहीं ना कहीं कि 100% ही सही है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में आपने देखा है कितनी बार कितने अमेंड आ चुके हैं। कभी सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पर एड ऑन हुआ है, कभी कोई राइट एड ऑन हुआ है। तो ये तो बिल्कुल सही है। देखो, तो ये सही है। अब हम पढ़ेंगे इसका रीज़न। बिकॉज द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज द मॉडर्न स्टाइल, द ट्रेडिशनल स्टाइल एंड द सेंट स्टाइल। कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मॉडर्न स्टाइल भी है, ट्रेडिशनल स्टाइल और सेंट स्टाइल भी है। तीनों को ही बराबर ख्याल रखा गया है। तो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सच में ऐसे ही है। तो ये दोनों ही सही बैठते हैं। और क्या कहेंगे हम, इनका आंसर निकल जाएगा, क्यों? बिकॉज आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर नंबर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। बाकी आप पॉज करके इसको भी पढ़ सकते हैं एक बार। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनंसिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन। भाई ये तो जग जाहिर है, ये तो मैं अपने हर स्टेटमेंट में आपको बताती हूँ
कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी केशव नंदा भारती केस 1973 में, यानी कि आंसर नंबर बी। और ये भी यूपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हम आ गए हैं पार्ट्स, आर्टिकल्स और चैप्टर्स पर। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हो गई हैं ख़त्म। अब इनके आर्टिकल्स और पार्ट्स की बातें शुरू हो गई हैं। इनकी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है हैंड रिटन फॉर्म्स में इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन पॉलिटी को देख सकते हैं। इसके बाद समझें, चलो स्टार्ट करें पार्ट्स। देखिए, इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, डीपीएसपी में। तो आर्टिकल नंबर 44, ये सभी डीपीएसपी के आर्टिकल हैं। ठीक है, 36 to 51 तक होते हैं ना डीपीएसपी के आर्टिकल पार्ट नंबर 4 में। तो ये आर्टिकल 44 किसकी बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कि पूरे जितने भी सिविल कोड हैं, जो भी कानून है लोगों के लिए, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अभी इसके लिए देखिए कानून भी पास हुआ है राज्यसभा लोकसभा हमारी पार्लियामेंट में, अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो किया हो तो। इसके बाद इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज से? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है। ये है आर्टिकल नंबर 32। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज को पता है क्या कहा जाता है? साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करना है, कोई रिमेडी लेनी है, कुछ हटाना है, कुछ बढ़ाना है, तो वो आर्टिकल नंबर 32 से वहाँ पर कर सकते हैं, ये राइट होता है। ठीक है, तो ये है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम पार्ट्स आर्टिकल्स में। इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के साथ डील करता है? तो आपको ने अगर पार्ट लर्न किए हों तो ये देखिए कौन सा है, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 सेंटर और स्टेट के जो फाइनेंशियल रिलेशन होते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन के साथ डील करता है कि कितनी स्टेट फाइनेंस में सेंटर को क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटर स्टेट को कितना फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, किस तरीके से ये फैसले लिए जाएंगे फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो ये सब किसके द्वारा है? ये सब है आपका पार्ट नंबर 12 में। पार्ट की बात की गई है, पर आर्टिकल की बात नहीं की गई है। इसके बाद देखेंगे इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्रोविज़न। फाइनेंशियल प्रोविज़न की बात किस यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है? तो देखिए आर्टिकल नंबर 360 में फाइनेंशियल प्रोविज़न की बात की जाती है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो यहाँ पर वो इससे रिगार्डिंग फैसले लेता है। तो आर्टिकल 360 में इसकी फाइनेंशियल प्रोविज़न की बात की गई है। इनमें से कौन सा शेड्यूल डील करता है डिवीज़न ऑफ पावर्स किसके बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में, कि स्टेट के पास इतनी पावर होंगी और यूनियन के पास इतनी पावर होंगी। तो जो 7th शेड्यूल है वो डील करता है सेंटर और स्टेट की पावर, डिवीज़न ऑफ पावर के लिए। थोड़ा रोक के आप वीडियो एक बार पढ़ सकते हैं इसको, जो बॉक्स में दिया गया है। इनमें से कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? अगर इम्पीचमेंट हो गई है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन सा आर्टिकल यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत इम्पीचमेंट बताते हैं। आर्टिकल नंबर 61 पार्लियामेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है, यहाँ पर हटा सकती है। इसके बाद अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ये कहता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है? तो आर्टिकल नंबर 143 ये बात करता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल नंबर 143 बात करता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट ले सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट और एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट? कि कौन से आर्टिकल में पार्लियामेंट जो है हमारे इंडिया की वो किसी भी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से इन नेशनल लिस्ट में डाल सकती है? तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 249। ठीक है, 249 में आर्टिकल स्टेट लिस्ट से किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पर नेशनल लिस्ट में डाला जा सकता है। तो ये हैं कुछ एमसीक्यूज, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके इंडियन पॉलिटी में पार्ट, आर्टिकल्स, चैप्टर्स और शेड्यूल से रिलेटेड। आगे मैं इन्हीं को कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।